हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने जो स्पेशियस एरिया रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। एंड उसके बाद में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो ये दोनों चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। सो यस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे पढ़ेंगे क्या? विल यू रीड इट? इमेजिन आई वेंट ऑन एन इंडिया टूर। मैं आपको समझाती हूँ, अब इसको बाद में पढ़ लीजिएगा एंड रेफरेंस के लिए लिख लीजिएगा। तो इमेजिन कि मैं इंडिया के टूर पे निकल जाती हूँ, है ना। मैं थोड़ा आगे गई, मेरे को कैट दिखी। मैं थोड़ा और आगे गई, मुझे डॉग दिखा। मैं थोड़ा और आगे गई, मुझे यू नो आई सॉ रैट, मेरे को रैट दिखा। मैं थोड़ा और आगे गई, मुझे रैबिट दिखा। मैं थोड़ा और आगे गई, मुझे काऊ दिखी। मैं थोड़ा और आगे गई, मुझे बफलो दिखी। मैं थोड़ा और आगे गई, मुझे मंकी दिखा। मैं थोड़ा और आगे गई, मुझे बहुत सारे डिफरेंट कलर के बर्ड्स मिले। मैं थोड़ा और आगे गई, मुझे कोई और मिला। बट फिर मैंने ऐसे जाते कि मेरे पास में बहुत सारी स्पीशीज इकट्ठी हो गई। बट फिर मैं जब मैं उसके बाद में आगे जा रही थी ना, तो मैं देख रही थी दोबारा से वही कैट, वही डॉग, है ना। मतलब कोई नई स्पीशी नहीं दिख रही है, कोई नई स्पीशी नहीं दिख रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे आपको क्या पता चला? देखो कि अगर हम स्पीशीज और एरिया का आपस में ग्राफ बनाते हैं, अगर हम स्पीशीज और एरिया का आपस में ग्राफ बनाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि स्पीशीज ये बढ़ती हैं बढ़ती हैं बढ़ती हैं बढ़ती हैं, और एक टाइम पे आकर ये कांस्टेंट हो जाती है। मीन स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है। अब ना एक्चुअली हम देखो, अगर हम कोई ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पर हम थोड़ा सा ही एरिया कवर करा और हमें बहुत सारी स्पीशीज मिल गई, मतलब एरिया थोड़ा ही कवर किया बट स्पीशीज ज़्यादा मिल गई, है ना। यहाँ पर हमने जब इतना एरिया कवर किया था, फिर जाके हमें इतनी स्पीशीज मिली थी। बट अब हम किसी ऐसी एरिया में चले गए जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, तो हमने भी थोड़ा सा एरिया कवर किया एंड स्पीशीज हमें उतनी मिल गई, तो उनकी स्लोप बढ़ गई ना। इसका थीटा ये, इसका थीटा ज़्यादा है, तो इसकी स्लोप बढ़ गई। ठीक है, कांस्टेंट तो ये भी होगा। तो ये चीज कौन डिफाइन करेगा, सम। अब इसको हम अगर ओपन करके लिखते हैं ना, एक्चुअली तो इट्स सी ए की पावर जेड। तो ये जेड डिसाइड करेगा कि इनकी स्लोप ज्यादा होगी या कम होगी, है ना। स्लोप अगर अगर जैसे हम लिख दूं एस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर एंड एक लिख दूं एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो फर्क आएगा दोनों में। एक में स्लोप, इसमें स्लोप ज्यादा होगी, इसमें स्लोप कम होगी। ठीक है। स्लोप ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि कम एरिया में ही इतनी सारी स्पीशीज आ गई, यहाँ पे ज़्यादा एरिया में इतनी स्पीशीज आई थी। तो इसका ये मतलब है। समझ में आया आपको यहाँ तक? कोई डाउट वाउट तो नहीं है ना? आर यू श्योर? कोई डाउट नहीं है आपको? समझ में आया आपको? तो बेसिकली ये जेड डिसाइड करेगा कि किसकी स्लोप कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी। ज़्यादा किसकी होगी? ज़्यादा उस एरिया की होगी जहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। बायोडाइवर्सिटी रिच होने का क्या मतलब है कि वहाँ पर कम ही एरिया कवर करो, इतनी सारी स्पीशीज दिख जाती है, वो चीज़ होती है। तो z की वैल्यू वैसे यूजुअली तो सारे एरियाज के लिए कांस्टेंट ही रहती है ना। यूजुअली तो इट इज सेम, है ना। यूजुअली सारे ग्रुप्स के लिए एंड एवरीथिंग इट इज सेम ओनली। z की वैल्यू जो है वो यूजुअली 0.1 और 0.2 के बीच में होती है। वैल्यू ऑफ z यूजुअली लाई बिटवीन 0.1 एंड 0.2। बट इन द एरियाज, जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स की बात करें, लार्जर कॉन्टिनेंट्स, वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है। लार्जर कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें एंड वहां पर स्पेसिफिकली अगर हम बर्ड्स एंड मैमल्स को देखें, इसका क्या मतलब है कि तो उनकी z की वैल्यू जो है वो बहुत हाई होती है। 0.1 और 0.2 के बीच में नहीं होती है, बल्कि 0.6 और 1.2 के बीच में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लार्ज कॉन्टिनेंट्स पे अगर हम स्पेसिफिकली बर्ड्स को देखते हैं तो हम कम ही एरिया कवर करते हैं लार्ज कॉन्टिनेंट का, कि हमें इतनी सारी वैरायटी की बर्ड्स दिख जाती हैं। फिर हम थोड़ा और करते हैं तो हमें और दिख जाती है। तो बेसिकली स्लोप ज़्यादा है। तो लार्ज कॉन्टिनेंट्स में बेसिकली बर्ड्स देखो एक थोड़ी होता है, बर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। मैमल्स एक थोड़ी होता है, मैमल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो
जैसे जैसे हम एरिया कवर कर रहे हैं ना, तो मैं तेज़ी से नंबर स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स जो है मैं नई नई दिखती जा रही हैं। अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ जो हैं बर्ड की कम एरिया कवर करने पर ही दिख जाती हैं। तो वो चीज़ कौन डिसाइड करेगा? स्लोप वाला फैक्टर। एंड स्लोप कौन डिसाइड कर रहा है? एस डिसाइड कर रहा है। तो अगर हम बात करें बर्ड्स के ग्राफ की इन अ लार्ज कॉन्टिनेंट, तो उसका लार्ज कॉन्टिनेंट में कैसा बनेगा? ऐसा एकदम। और अगर स्मॉल कॉन्टिनेंट में देखें तो कैसा बनेगा? ऐसा। स्लोप किसकी ज़्यादा है? लार्ज वाले की। और कम किसकी है? स्मॉल वाले की। तो स्लोप मतलब लाइक इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज़्यादा है, मीन्स इतना एरिया कवर करने पर यहाँ पर सिर्फ इतनी स्पीशीज़ मिली और इतना एरिया कवर करने पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ मिली। तो डिफरेंस देख रहे हो? तो इसका मतलब लार्ज कॉन्टिनेंट वालों की जेड की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि स्लोप डिसाइड करने वाला तो जेड ही है। जितना ये बड़ा होगा उतनी इनकी स्लोप बड़ी होगी। ठीक है, तो ये है हमारा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में वो क्या बोल रहा है आपको कि जैसे अगर आप एक एयरप्लेन में जाते हैं, रिवेट मतलब कील, जिसके साथ में वो सारा प्लेन जो है जुड़ा हुआ है ना, उसको ज्वाइन करके रखा है। अगर किसी इंसान ने सीट का कील निकाल दिया तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली वो रिवेट्स को मतलब बेसिकली जो पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन है ना, रिवेट्स बोल लो या फिर आप बोल लो पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन, इसको उन्होंने कंपेयर किया है स्पीशीज के साथ में जो हमारे नेचर में होती हैं। ठीक है, और एयरप्लेन को उन्होंने क्या माना है? इकोसिस्टम माना है। ठीक है, रिवेट को निकालना मतलब स्पीशीज को निकालना है ना, वही बात होगी। रिवेट पॉपिंग मीन्स रिवेट पॉपिंग का क्या मतलब है? स्पीशीज एक्सटिंक्शन। ठीक है, ओके। एंड अब देखो, हमने बोला कि रिवेट उठा लिया, पार्ट ऑफ एरोप्लेन उठा लिया, निकाल दिया। अगर इमेजिन हमने एरोप्लेन की सीट हटा दी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई डिसबैलेंस नहीं होगा। हमने उसके अंदर का कुछ और एक छोटी सी चीज़ हमने हटा ली तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बट इमेजिन अगर हमने उसकी विंग्स ही उखाड़ दिए तो एरोप्लेन तो खराब हो जाएगा, गिर जाएगा, चल ही नहीं पाएगा वो। तो जो उसकी विंग्स है ना एरोप्लेन के, उसको कंपेयर किया गया है हमारे नेचर की कीस्टोन स्पीशीज के साथ में, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज। मतलब वो आपको ये बताना चाह रहा है इकोसिस्टम में से अगर आप किसी छोटी मोटी स्पीशीज को हटा देते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं आता है, बहुत टाइम बाद हमें फील होता है कि इसका फर्क आया है। बट अगर हम लोग जो है बड़े पार्ट को हटा दें, एक की स्टोन, एक मेन स्पीशी को हम हटा दें, तो उस केस में जो है बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। देखो, अगर हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स को हटाएं, जैसे तीन तीन चेयर्स लगी हुई थी एंड हमने उसमें से एक चेयर हटा ली, तो थोड़ा सा फर्क सेकंड चेयर पर भी आएगा, वो भी ढीली हो जाएगी बिकॉज वो फर्स्ट चेयर के साथ सपोर्ट पे खड़ी हुई थी। तो धीरे धीरे फर्क आएगा, ज़्यादा नहीं फर्क आएगा। और फिर एक टाइम आएगा, एक पॉइंट आएगा जब दूसरी सीट उसके साथ वाली भी गिर जाएगी एंड फिर एक टाइम आएगा तीसरी भी गिर जाएगी। तो धीरे धीरे जो एरोप्लेन की सीट्स है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे अगर हमने एक सीट जो है उखाड़ दी, क्योंकि एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड है ना। तो इसी तरह से बट अगर हमने विंग ही उखाड़ दिया तो उसी टाइम ही एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा एंड इट वोंट वर्क। तो वही वो इकोसिस्टम के साथ में कंपेयर करना चाह रहे हैं कि अगर 5,000 टाइप की आंट्स हैं किसी इकोसिस्टम में से, उसमें हमने एक स्पीशी को हटा भी लिया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बहुत टाइम बाद हमें फ़र्क जो है नज़र दे सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो उन इंसेक्ट को खा रहे थे अब उनको खाने की कमी हो जाए। बट यस, एक छोटी सी
स्पीशी को हटाने से कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं होता। बट अगर मैंने किसी मेल स्पीशी को हटा दिया जो बहुत सारी स्पीशीज के लिए जीने का सहारा है, अगर मैंने उसको हटा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। जिस मतलब ऐसी कोई चीज़ हटा दी जिस पे बहुत सारी स्पीशीज डिपेंडेंट है। एक इंसेक्ट की स्पीशी को हटा दिया तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बिकॉज उस पर बहुत सारी स्पीशीज डिपेंडेंट नहीं है। वो ये एक आध होगी पर ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। बट अगर हमने किसी मेल स्पीशी को हटा दिया, जैसे कि आई रिमूव्ड फिग, फिग क्या होता है, अंजीर, अंजीर होता है वो। अगर मैंने फिग को ही हटा दिया है ना, तो एनिमल्स जो है सर्वाइव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिग एक ऐसा फ्रूट है विच इज प्रेजेंट व्हेन नो अदर फ्रूट्स आर प्रेजेंट। एक ऐसा भी तो टाइम आता है जब इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो रहा होता है, उस टाइम पे फिग होता है जो सारी स्पीशीज का सहारा होता है, उनका खाना होता है। अगर फिग ही नहीं बचेगा तो इतनी सारी जो स्पीशीज इस फिग को खा रही थी वो मर जाएंगी, बहुत सारी स्पीशीज पे इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि फिग पे बहुत सारी स्पीशीज डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम बोलते हैं फिग इज अ कीस्टोन स्पीशी। तो आपको वो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के थ्रू क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप मेन स्पीशी को हटा देंगे तो दिक्कत है, अगर आप किसी छोटी मोटी स्पीशी को हटा देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। एंड ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था, दिस वाज गिवन टू अस बाय पॉल एलरिक। ये हमको किसने दिया था बच्चे,